निर्भया केस 16 दिसंबर 2012 की रात लगभग 9:30 बजे 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट ज्योति सिंह अपने एक दोस्त के साथ घर पहुंचने की उम्मीद में बिल्कुल सही सलामत एक सफेद रंग की बस पर चढ़ी। लेकिन कुछ घंटे के बाद दोनों को उस बस में सवार 6 लोगों ने लोहे की रॉड से पीटा और ज्योति सिंह के साथ घंटों तक बर्बरता के साथ बलात्कार करने के बाद उसी रॉड को उसकी प्राइवेट पार्ट में डाल दिया और दोनों को नंगी हालत में चलती हुई बस से बाहर फेंक दिया। बर्बरता और इंसानियत को शर्मसार और दिल दहला देने वाली यह सच्ची कहानी निर्भया की है। इस केस में निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भारत सड़कों पर उतर आया। यहाँ तक कि इस केस में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने भी कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जिससे निर्भया की जान बचाई जा सके और अपराधियों को सजा मिल सके। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात थी कि सभी अपराधियों में से एक को सजा के नाम पर केवल 3 साल की जेल हुई और सजा काटने के बाद उसे सरकार के द्वारा 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन की आर्थिक सहायता भी दी गई थी ताकि वो समाज का हिस्सा बनकर अपना जीवन बिता सके। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब ये घटना हुई तब जरूर आपने भी इसके बारे में कुछ न कुछ सुना, देखा या पढ़ा होगा। लेकिन जब आप इस घटना की कहानी के हर पहलू को सिलसिलेवार ढंग से जानेंगे तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे निर्भया की जिंदगी केवल 45 मिनट में ही बदल गई। जो लड़की कुछ समय पहले ही अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर खुशी खुशी अपने घर लौट रही थी, उसकी बची हुई जिंदगी इसी 45 मिनट के अंदर नर्क बन गई। कुछ घंटे पहले जिस लड़की को केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे, अब उसकी हालत के बारे में हर कोई जानना चाहता था। तो चलिए शुरू से जानते हैं इस घटना से जुड़ी सभी सच्चाई को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मतलब निडर होता है। शायद यही सोचकर इस लड़की का नाम निर्भया रखा गया होगा। दरअसल निर्भया का जन्म 10 मई 1989 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। निर्भया अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। कुछ समय बाद निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर नौकरी मिलने के बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली चले गए। दिल्ली आने के बाद निर्भया अपनी पढ़ाई जारी रखती है और कई सालों के मेहनत के बाद 12वीं की परीक्षा भी पास कर लेती है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वो पीएमटी यानी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन शायद यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है और वो पीएमटी के एग्जाम में कुछ अंक से पीछे रह जाती है। पीएमटी में असफल होने के बाद निर्भया ने फिजियोथेरेपी में अपनी आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया और देहरादून के एक फिजियोथेरेपी संस्थान में दाखिला लिया। समय बीता और कुछ ही सालों में उसने अपने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी कर वापस दिल्ली आ गई और गुड़गांव के एक फिजियोथेरेपी अस्पताल में इंटर्नशिप करने लगी। इसी दौरान 16 दिसंबर 2000 को पास के ही एक मूवी थिएटर में तलाश नाम की एक बॉलीवुड फिल्म लगी थी जो उस समय की चर्चित फिल्मों में से एक थी। इस दिन निर्भया अपने एक दोस्त अवनींद्र प्रताप पांडे के साथ मूवी देखने जाने का प्लान बनाती है। अवनींद्र कुमार पांडे पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, साथ ही साथ निर्भया का एक अच्छा दोस्त भी था। इसलिए निर्भया बेफिक्र होकर उसके साथ पब्लिक बस में सवार होकर सिलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। दोनों मूवी थिएटर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ काफी भीड़ भाड़ होने के कारण ये दोनों लाइफ ऑफ पाई नाम की दूसरी फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं। जैसे तैसे करके इन्हें सेकेंड हाफ में चलने वाली फिल्म का टिकट मिलता है। ये दोनों पूरी फिल्म देखने के बाद मूवी थिएटर से बाहर आते हैं। उस समय दिसंबर का समय था, इसलिए शाम भी जल्दी हो गई थी। अब ये दोनों घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक ऑटो जाकर उनके सामने रुकती है, जिस पर बैठकर वो दोनों मुनीरिका बस स्टैंड तक चले जाते हैं। ये दोनों इस बस स्टैंड से अपने घर द्वारिका तक जाने के लिए फिर से किसी बस या ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। तभी उनके सामने एक सफेद रंग की बस आकर रुकती है। बस के कंडक्टर से पूछे जाने पर निर्भया का दोस्त अवनींद्र कहता है कि उन्हें द्वारका जाना है। कंडक्टर के हाँ में सिर हिलाते ही अवनींद्र और निर्भया दोनों बस पर चढ़ जाते हैं। इसी बस में 6 और लोग भी बैठे हुए थे। हैरान करने वाली बात थी कि बस के सभी शीशे काले रंग के थे। जब बस थोड़ी दूर आगे चली तब अवनींद्र को शक हुआ कि कुछ सही नहीं चल रहा है। तभी उसे बस में सवार एक व्यक्ति ने किराया मांगा तो अवनींद्र ने 20 रुपए दे दिए। लेकिन जैसे ही बस थोड़ी और आगे चली तो बस में सवार अपराधियों ने बस का गेट बंद कर दिया और 3 लोग सीट पर आए और अवनींद्र के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। जब अवनींद्र ने इसका विरोध किया तो उन सब ने उसके चेहरे पर घूंसा मारा। ये सब देखकर निर्भया ने अपना फोन निकाला और मदद के लिए कहीं फोन लगाने लगी, लेकिन उन्होंने निर्भया का फोन छीन लिया।
उन 6 लोगों में एक नाबालिग लड़का भी था। वो सीट के नीचे से एक लोहे का सरिया निकालकर अवनिंद्र के सर पर दे मारता है। उन्होंने मारने के लिए 3 रॉड का इस्तेमाल किया। कोई सिर पर मार रहा था, कोई पीठ पर तो कोई हाथों पर। जिसके बाद उन्होंने अवनिंद्र के पैरों पर रॉड से खूब मारा और जैसे ही वो गिरा वैसे ही अपराधी उसके ऊपर से निर्भया को खींचकर पीछे ले गए। और यहाँ से निर्भया के साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी शुरू होती है जो शायद मॉडर्न दिल्ली कहे जाने वाले इस शहर को शर्मसार करने वाली थी। ठंड भरी रात और सुनसान सड़क पर चलती हुई बस की पिछली सीट पर निर्भया के साथ एक खौफनाक दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है। बारी बारी से बस स्टाफ उसके साथ लगातार 2 घंटे तक अपनी हैवानियत पूरी करते हैं। इस 2 घंटे के दौरान पुलिस की कई पेट्रोलिंग गाड़ियां बस के बगल से गुजरती है, लेकिन इन सभी बातों से अनजान पुलिस वाले भी बिना उस बस पर अपनी नजर दौड़ाए वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अवनिंद्र खिड़की के कांच को तोड़कर मदद मांगने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन बस का कांच इतना मजबूत था कि हाथ से नहीं टूट सकता था। इसी दौरान 2 से 3 लोग उसे लगातार मार रहे थे। जब निर्भया से इन सभी दरिंदों का मन भर जाता है, तब निर्भया और अवनिंद्र से पीछा छुड़ाने और अपने आप को बचाने के लिए ये 6 लोग इन्हें जान से मारने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि इन 2 घंटों में निर्भया की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो मुश्किल से अपनी सांस ले पा रही थी। अब उनकी मंशा थी कि इन दोनों पर बस चढ़ा दे ताकि ये दोनों मर जाएं और किसी को पता न चले कि आखिर 16 दिसंबर की रात क्या हुआ था। इसलिए उन 6 लोगों में से एक ने एक बार फिर से अवनिंद्र के सर पर लोहे के सरिये से वार किया और इसी अधमरे हालत में इन लोगों ने अवनिंद्र और निर्भया को चलती हुई बस से बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। आप इन दरिंदों की दरिंदगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अवनिंद्र और निर्भया को बस से बाहर फेंकने से पहले इन दोनों ने उनके सभी कपड़े भी उतार लिए थे। इतना ही नहीं, इन दोनों को बस से बाहर फेंकने के बाद उन पर बस चढ़ाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अवनिंद्र ने निर्भया को घसीटते हुए दूसरी ओर मोड़ लिया, जिस वजह से बस उनके ऊपर नहीं चढ़ पाई। जिस जगह पर दोनों को फेंका गया था वो दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक वसंत विहार इलाका था। कुछ समय तक झाड़ियों में पड़े रहने के बाद अवनिंद्र अपनी पूरी जान लगाकर सड़क तक पहुंचता है और वहां से लगातार गुजरने वाली गाड़ियों और ऑटो को हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ गाड़ियां आती रुकती और गाड़ी का शीशा नीचे करके उन्हें देखते और वहां से चले जाते। थोड़ी देर बाद एक बाइक वाले की नजर उन पर पड़ती है और वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस बिना किसी देरी के वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस वालों की नजर निर्भया और अवनिंद्र की क्रिटिकल कंडीशन पर जाती है, निर्भया के साथ इस तरह हैवानियत दिखाई गई थी कि उसकी आंत बाहर निकल चुकी थी। पुलिस निर्भया को उठाने की कोशिश करने लगे तो निर्भया के शरीर से ब्लडिंग हो रही थी। उसके पूरे शरीर पर मारपीट, खरोच और दांत काटने के निशान थे। पुलिस वालों के होश गुम हो गए जब उसने देखा कि निर्भया के शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाली गई है, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई हैं। निर्भया की हालत को देखते हुए तुरंत उन दोनों को वहां से उठाकर पास के ही नजदीक के अस्पताल में एडमिट कराया गया। निर्भया की इस हालत को देखकर डॉक्टर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और निर्भया की जान बचाने के लिए उसे तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रख दिया जाता है। कुछ ही घंटे बाद इस खबर की जानकारी आसपास की मीडिया को लगती है और मीडिया से तुरंत ये खबर आज की तरह पूरी दिल्ली में फैल जाती है। जब मीडिया निर्भया के साथ हुए इस दुष्कर्म की कहानी को कवरेज देती है तो दिल्ली के साथ पूरे देश की जनता उसे न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर जाती है। उस समय कुछ ऐसा माहौल था कि जो भी निर्भया के साथ हुए इस बर्बरता की कहानी को सुनता वो गुस्से से पागल हो जाता। यहाँ तक कि उसके समर्थन में देश के जगह जगह पर कैंडल मार्च और उन्हें न्याय दिलाने के लिए मांग की जाने लगी। इस घटना के बाद देश भर में आंदोलन की आग फैल गई। पूरा देश बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड की मांग करने लगा। संसद में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। सड़कों और सोशल मीडिया से उठी आवाज संसद के रास्ते सड़कों पर पहले से कहीं अधिक बुलंद होती नजर आ रही थी। दिल्ली के साथ साथ देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ निर्भया की हालत में कोई सुधार न होता देख दिल्ली सरकार देश के टॉप डॉक्टर की एक टीम बनाकर उन्हें निर्भया को ठीक करने का जिम्मा सौंप दिया जाता है। इसी बीच 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच डॉक्टर की यह टीम 5 सर्जरी करती है। इसके बावजूद भी निर्भया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। निर्भया केस की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन केंद्र में बैठी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार की एक कैबिनेट बैठक निर्भया को टॉप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 27 दिसंबर को सिंगापुर के एलिजाबेथ मेडिकल सेंटर भेज देती है। सिंगापुर में 2 दिनों तक टॉप मेडिकल फैसिलिटी मिलने के बावजूद भी निर्भया के शरीर में इन्फेक्शन इस कदर बढ़ जाता है कि 29 दिसंबर को वो सुबह 4:45 में वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।
जब निर्भया की मौत की खबर इंडिया के न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट किया जाता है तब पुलिस भी अपनी जांच दोगुनी तेज कर देती है, क्योंकि इंसाफ पाने के लिए भले ही निर्भया इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। दिल्ली पुलिस 24 घंटे के अंदर ही 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और बहुत ही जल्द उस बस की पहचान भी कर ली जाती है। इसके साथ ही साथ निर्भया केस से जुड़े कई सारे सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किए लोगों में ड्राइवर राम सिंह, उसका भाई मुकेश सिंह, विनय शर्मा जो एक असिस्टेंट जिम ट्रेनर था, फल बेचने वाला पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर के साथ एक 17 साल का नाबालिग भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, जो इस केस में बराबर का हिस्सेदार था। हालांकि इस गिरफ्तारी की शुरुआत में इस नाबालिग अपराधी का नाम गुप्त रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम मोहम्मद अफरोज बताया गया। इन सभी अपराधी को फांसी के फंदे तक लेकर जाने के लिए पुलिस के पास कई सारे सबूत थे, जो इनके गुनाहों को साबित करने के लिए काफी था। दरअसल 16 दिसंबर के दिन ये सभी मौज मस्ती करने के मूड से बाहर निकले। इन सब ने अपनी पार्टी को शानदार बनाने के लिए शराब के साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी अपने साथ लेकर आए थे। बस का ड्राइवर राम सिंह की नजर निर्भया और अभिषेक पर पड़ती है। इसके बाद ये सभी मिलकर निर्भया और उसके दोस्त अभिषेक की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और एक ऐसा कांड करते हैं जिसकी सजा एक बेगुनाह लड़की को मिलती है। पुलिस भी इस केस को गंभीरता से लेती है और तुरंत इस केस की चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। इस केस की कार्रवाई चल ही रही होती है कि इसी बीच 11 मार्च 2013 को बस का ड्राइवर राम सिंह जेल के अंदर ही सुसाइड कर लेता है, लेकिन फिर भी इस केस में कोर्ट आगे की कार्रवाई जारी रखती है और 1 सितंबर 2013 को 17 साल के मोहम्मद अफरोज नाबालिग अपराधी बताते हुए कोर्ट उसे 3 साल की सजा देते हुए सुधार गृह भेज दिया जाता है। इस केस में बाकी बचे 4 अपराधी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर पर बलात्कार और हत्या के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा 13 सितंबर को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अपनी फांसी की तारीख मुकर्रर होने पर मुकेश सिंह नाम के अपराधी ने बीबीसी में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसके चेहरे पर ना कोई डर और ना कोई पछतावा था। इस इंटरव्यू में मुकेश का कहना था कि कोई भी अच्छे घर की लड़की 9 बजे घर के बाहर नहीं घूमती है और अगर उसे फांसी की सजा हुई तो भारत में लड़कियां और भी अनसेफ हो जाएगी, क्योंकि बलात्कार करने वाले अपराधी अपने आप को बचाने के लिए उन्हें जान से मार डालेंगे। अगले अपराधी अक्षय ठाकुर का कहना था कि दिल्ली के प्रदूषण के कारण वो कुछ दिन में वैसे भी मरने वाला है, इसलिए उसे फांसी न दी जाए। निर्भया के शरीर पर मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान कई सारे बाइट मार्क्स मिले। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये सभी बाइट मार्क्स अक्षय कुमार नाम के अपराधी के दिए हुए थे। अगला अपराधी 20 साल का विनय शर्मा था, जो एक जिम इंस्ट्रक्टर था और वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। इसके वकील ने इसे डिप्रेशन का शिकार बताकर अदालत में कई बार मर्सी पिटीशन भी दायर की। इसके साथ ही साथ केस को लंबा खींचने की कोशिश भी की गई। अंतिम अपराधी जिसे फांसी की सजा हुई वो था पवन गुप्ता। साधारण घर में रहने वाला और फल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करने वाला यह लड़का केवल 19 साल का था जब उसने दरिंदगी से निर्भया का बलात्कार किया था। शुरुआत में पवन गुप्ता के वकील ने उसे नाबालिग साबित करने के लिए कोर्ट से उसकी हड्डियों की जांच करवाने की मांग की, ताकि उसे नाबालिग साबित किया जा सके, लेकिन कोर्ट ने इसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसके लिए कोर्ट ने इसके वकील पर 25,000 का फाइन भी लगाया। फांसी की सजा मिलने के बाद ये चारों अपराधी अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं और एक लंबी सुनवाई के बाद 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखती है और कुछ समय बाद ये चारों अपराधी एक बार फिर फांसी की सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट भी इन दरिंदों के फांसी की सजा पर मोहर लगा देती है। ये चारों अपराधी अब अपने आखिरी विकल्प राष्ट्रपति क्षमा याचना के लिए पिटीशन दायर करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी इस केस में दिखाई हुई बर्बरता के लिए उनके पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है। राष्ट्रपति के फैसले के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। फांसी पर लटकने के बाद मेडिकल टीम 6 बजे कंफर्म करती है कि अब इन चारों अपराधियों की सांसें बंद हो चुकी है। इन 4 अपराधियों को फांसी की सजा होने के बाद भी शायद कहीं न कहीं निर्भया के माता पिता और देश के तमाम लोगों के मन में एक सवाल अभी भी था कि उस 17 साल के नाबालिग अपराधी का क्या हुआ, जिसे कोर्ट ने नाबालिग कर 3 साल की सजा मुकर्रर की थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3 साल की सजा काटने के बाद मोहम्मद अफरोज नाम के उस अपराधी को दूसरी जगह भेज दिया गया। हालांकि निर्भया के साथ उसने जिस दरिंदगी को अंजाम दिया था उसके सामने यह सजा काफी छोटी थी। अपने किए हुए गुनाह और अपराध के लिए 3 साल की छोटी सजा काटने के बाद उसे नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 10,000 और एक सिलाई मशीन भी दिया गया, ताकि वो एक सामाजिक जिंदगी बिता
सके। इस केस में एकमात्र जिंदा बचे इस नाबालिग अपराधी के लिए भले ही कानून की नजरों में सहानुभूति थी, लेकिन एक लंबे समय के बाद भी लोग उसे निर्भया का कातिल मानते थे, क्योंकि कथित तौर पर निर्भया के साथ सबसे ज्यादा जुल्म इसी नाबालिग अपराधी ने किया था। और आज वही अपराधी नाम मात्र की सजा पाकर समाज में खुलेआम घूम रहा था। हैरान करने वाली बात है कि नाबालिग का टैग दिखाकर न जाने ऐसे कितने अपराधी आज हमारी समाज का एक घिनौना हिस्सा बने हुए हैं। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में इस केस को निर्भया केस के नाम से ही जाना गया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस केस में जिस लड़की के साथ ये दुष्कर्म हुआ और जिस बहादुरी के साथ उसने अकेले 6 दरिंदों का मुकाबला किया, उस निर्भया का असली नाम ज्योति सिंह था। दरअसल कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पीड़िता का नाम और पहचान सामने लाना गैर कानूनी है, इसलिए मीडिया, अदालत और पुलिस ने इसे निर्भया का नाम दिया। बाद में इसका माता पिता की इच्छा से निर्भया का असली नाम लोगों के सामने लाया गया, क्योंकि निर्भया के माता पिता का मानना था कि उनकी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे उसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़े, बल्कि उसने बहादुरी से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। ज्योति सिंह की बहादुरी को सलाम करते हुए हम अपनी कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।